नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में धरती की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलेगा और धरती का जन्म किस प्रकार से हुआ इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको कुछ नॉलेज में फ़ायदा होगा। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, यह धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का, यही धरती आज से 400 करोड़ वर्ष पहले आग का उबलता हुआ एक गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जीवन का नाम और निशान तक नहीं था। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि यह आग का गोला हमारे आज के पृथ्वी में कैसे परिवर्तन हो गया। ऐसे में हमारे धरती पर पानी कहाँ से आया, चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ, सोलर सिस्टम का जन्म कहाँ से हुआ। और आप इस वीडियो में धरती के करोड़ों साल पहले धरती के इस रूप को देख सकते हैं और धरती के 450 करोड़ वर्ष के सफ़र को इस वीडियो में आप देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको यह सारी बातें बताएंगे। आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले हमारा सोलर सिस्टम का कोई वजूद नहीं था। इसका कोई बुनियाद नहीं था तो सिर्फ अंधकार, धूल और गैस भरे बादल। और इस बादल का नाम नेबुला था और इसको हिंदी में निहारिका नाम दिया गया। और इस बादल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम गैसें थी। वैसे तो अन्य गैसें भी थी और शांति से करोड़ों सालों तक काले अंतरिक्ष में यह बादल और गैस घूम रहा था। अचानक से एक दिन बहुत बड़ा धमाका होता है और यह धमाका सुपरनोवा कहलाता है। और यह धमाका बादल के अंदर नहीं हुआ बल्कि बादल के बगल में हुआ था। और इस धमाके के पास मौजूद एक डायन सितारा एक्सप्लोर हुआ यानी फट जाता है। और यह धमाका उन सितारों में होता है जो अपने जीवन की मृत्यु के घड़ी पर आ जाता है। और इस धमाके का असर हमारे सोलर नेबुला पर पड़ता है कारण से, और इस धमाके के कारण से ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण होता है और बादलों के कुछ हिस्सों में धूल और गैस आपस में कंप्रेस होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे ये नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और एक फ्लैट डिस्क की तरह घूमने लगता है। और वैज्ञानिकों ने इस डिस्क का नाम प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क नाम दिया है। और इस डिस्क का अर्थ होता है ग्रहों के आने से पहले का डिस्क। इस डिस्क के बीचों बीच दबाव और तापमान बढ़ता रहता है जिसके चलते एक नए तारे का जन्म होता है जिसे प्रोटो तारा कहते हैं। और इसमें बढ़ते तापमान और दबाव के कारण नेबुला का सारा मटेरियल नेबुला के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। अधिक तापमान और अधिक दबाव के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन होने लगता है। हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में बदल जाता है और इसी के चलते हमारे सूर्य का जन्म हुआ है। और यही वह अभिक्रिया है जो सूरज में आज तक हो रहा है और जिसके फलस्वरूप हम धरती वालों को सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी मिलती रहती है। और सोलर नेबुला का पूरा धूल और गैस हमारे सूर्य में एकत्रित हो रहा है और यही वह कारण है जो हमारे सौरमंडल का पूरा वजन या मास 98% सूरज ने ग्रहण किया हुआ है और बाकी का 2% वजन हमारे सोलर सिस्टम का, जिससे कि पूरा सौरमंडल और सारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। ग्रह, उल्कापिंड, चंद्रमा का निर्माण हुआ है। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है उस जगह पर पहले बादलों के झुंड होते थे और इस बादल में बहुत सारे गैस होते थे, लेकिन मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें इसमें मौजूद था। वक्त के मुताबिक इन गैस और धूल भरे बादलों से दूर एक बहुत बड़ा तारा था। तारा की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी थी जिसके कारण उसमें एक विशाल विस्फोट हुआ और विस्फोट से धूल और गैस एक दूसरे से आपस में सिकुड़ने लगे और दबने लगे और इन बादलों में उपस्थित धूल और गैस एक दूसरे से दबने लगी और दबने के कारण इन्होंने बड़े बड़े चट्टान और उल्कापिंड का निर्माण किया। इसी दबाव के कारण इसमें उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी
या गुरुत्वाकर्षण का निर्माण किया और इसी ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम केंद्र में इकट्ठा होने लगे। केंद्र में भयंकर दाबों के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और अंतरिक्ष में पहले क्षुद्र ग्रह यानी उल्कापिंड सूर्य के नज़दीक आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे और यह क्षुद्र ग्रह यानी कि उल्कापिंड आपस में टकराने लगे और इन्हीं के परिणाम स्वरूप एक सौरमंडल ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी में अपना ग्रेविटी होने के कारण उनके पास उपस्थित उल्कापिंड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और सूर्य की परिक्रमा करने वाले उल्कापिंड भी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे यह उल्कापिंड पृथ्वी पर लगातार गिरते रहे और करोड़ों सालों तक गिरते रहे। ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और नज़दीक आया और पृथ्वी से टकरा गया। इसी टकराव के कारण लाखों करोड़ों उल्कापिंड पृथ्वी की चारों तरफ एक छोटे छोटे पत्थरों के रूप में परिक्रमा करने लगे और पतले डिस्क की तरह चक्कर लगाने लगे और फिर इस पत्थरों में आपस में भयंकर टकराव होने लगा। इन्हीं भयंकर टकराव के कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था और यह समुद्र 8100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावा का समुद्र था। उबल रही थी वह सारी चीज़ दुनिया के जिसे आप आज अलग अलग नाम से जानते हैं, वह भी उबल रहा था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी भी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ, भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर एकत्रित होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर इन उल्कापिंडों की बारिश होती रही और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल और पानी और करोड़ों वर्षों तक उल्कापिंड की इस प्रकार बारिश होती रही और धरती पर इस प्रकार से पानी की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह पानी से ढकने लगे और वैज्ञानिकों के मुताबिक गहरे समुद्र के अंदर कहीं दूर विस्फोट हो रही ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। यही वक्त था जीवन की उत्पत्ति का। लाखों वर्ष बाद एक समय ऐसा आया जब पूरी पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी और हमारी पृथ्वी का जो सेंटर है रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हर वक्त गर्म रहता है और पिघलता रहता है। लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह जब भी ठंडी होती है तो अंदर की गर्मी बाहर निकल पाती है। इसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी की पूरी सतह पर ज्वालामुखी निकलने लगे और काफ़ी मात्रा में ज्वालामुखी का पहाड़ निकलने लगा और आने वाले लाखों वर्षों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा। जैसे पानी के ऊपर ज़मीन का निर्माण हो रहा था, इस वक्त भी पृथ्वी के पास अपना वातावरण होने के कारण पृथ्वी की ऊपर उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए और उल्कापिंड का बारिश कम होने लगा और पृथ्वी पर एक दिन 12 घंटे का होता था। साल बीत गया, धीरे धीरे सूक्ष्म जीव पनपते गए और यह सूक्ष्म जीव आपस में समूह बनाकर रहने लगे और आज से लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले ऐसे जीवन का निर्माण हुआ जो पानी में उपस्थित मिनरल और सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करके जीवित रहते थे, मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते थे और इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया था और इस सूक्ष्म जीव की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी और इन्हीं सूक्ष्म जीव की वजह से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही और लगातार लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से यह सूक्ष्म जीव पृथ्वी के और कई क्षेत्रों में फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिनकी वजह से यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने
के साथ साथ पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन से भी भरपूर हो गया था, और जिसकी वजह से ज़मीन में उपस्थित और पानी में उपस्थित आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि आज के मंगल ग्रह के जैसा दिखने लगी हमारी पृथ्वी, और मंगल ग्रह के जैसा लाल हो गया था। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण ज़मीन के अंदर का लावा पृथ्वी के स्थल की तरह लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। यही वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ने लगी, और जिसके कारण पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगा और पृथ्वी का तापमान घटने लगा। और पृथ्वी का तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी बर्फ़ में बदल गया, और इस वक्त पृथ्वी पर एक भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरे पृथ्वी बर्फ़ के चादर से ढक गई थी। आमतौर पर जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है तो सूर्य की गर्मी को सोख लेती है और सूर्य की किरणें को रोक लेते हैं, लेकिन उस वक्त पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। और क्योंकि बर्फ़ चमकीले और सफ़ेद होती है, इसके कारण सूर्य की सारी किरणें वापस हो जाती थी, जिसके कारण पृथ्वी में बर्फ़ की मोटी चादरों से लाखों वर्ष तक ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गया, और इन गर्मियों ने बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराइयों में बचे सूक्ष्म जीव अपने आप को ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके शरीर को बढ़ाने और शरीर में जटिल संरचनाओं का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने लगे। इसलिए समुद्र की गहराइयों में छोटे पौधे निकलने भी शुरू हो गए थे, और बाहर में ज्वालामुखी जैसा धुआं निकल रहा था। ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी। वक्त के साथ साथ बर्फ़ तो पिघलने लगी थी, लेकिन एसिड बारिश फिर से होने लगा था, जिसके कारण फिर से पृथ्वी भी ठंडी हो गई और फिर से पृथ्वी बर्फ़ से ढकने लगी। और ऐसा बार बार यह प्रक्रिया कई सालों तक होता रहा। इसी कारण से सूक्ष्म जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच जो समुद्री पौधे और जीव बच गए थे, वह मौजूद वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने लगे, और अब समुद्री पौधे बर्फ़ की वजह से मरते नहीं थे, और समुद्री जीव स्थलीय जीव बनने लगे थे, और समुद्री पौधे भी अब मरते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे, और फिर ज्वालामुखियों ने फिर से बर्फ़ को पिघलाना शुरू किया, तो यह समुद्री पौधे और भी अपने आप को पूरी तरीके से विकसित कर लिया और अपनी आबादी को बढ़ा लिया, और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और एसिड बारिश कम होने लगी। और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से वातावरण में मौजूद वातावरण के ऊपरी ओजोन परत मोटी हो गई। वातावरण के ऊपर मौजूद ओजोन परत काफ़ी मोटी होने लगी, और आज से लगभग 4700 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोस नामक पौधा उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी की ऊपरी स्थल पर अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे उगने लगे, और एक वक्त ऐसा आया कि पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट होने लगी, आज के 6 मंजिलों के बराबर होने लगे। यह वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे, और धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह पर एकत्रित हो चुकी थी, जिसे हम आज पेंजिया नाम से जानते हैं। और पृथ्वी का तापमान और वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था, और पृथ्वी का एक दिन लगभग 23 घंटे का हो चुका था, और समुद्री जीव बाहर रहने लगे थे, और वातावरण के हिसाब से उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा था, और यह जानवर धीरे धीरे डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। कुछ डायनासोर बहुत लंबे होते थे और कुछ डायनासोर बहुत
छोटे होते थे, छोटे डायनासोर शिकार किया करते थे और बड़े डायनासोर पेड़ पौधे के ऊपरी फूल और कंद को खाते थे। पृथ्वी की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह होने के कारण बंजर और रेगिस्तान में बदल गए थे। ज़्यादातर पेड़ पौधे जंगल समुद्री ज़मीन के पास होता था जिसमें डायनासोर रहा करते थे। इन जंगलों में आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी की ज़्यादातर ज़मीन पानी के संपर्क में आने लगे, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसके वजह से डायनासोर और विभिन्न प्रकार के होने लगे और आकार में होने लगे और डायनासोरों ने पृथ्वी पर 30 करोड़ वर्ष तक राज किया और डायनासोरों ने पृथ्वी पर 30 करोड़ वर्ष तक राज किया। उस समय डायनासोर स्थल, समुद्र, आसमान तीनों जगहों पर राज किया करते थे। इसी समय अफ्रीका से टूटा हुआ भारत तिब्बत से आकर टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप आज के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हिमालय पर्वत से भी बड़ा उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहे थे और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही उसमें आग लग गया और वह पृथ्वी से इसी रूप में टकरा गया। और यह ऊर्जा इतना था कि आज के 10 करोड़ परमाणु को एक साथ विस्फोट किया जाए तो उससे भी अधिक ऊर्जा था। जहाँ उल्कापिंड गिरा वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर भाप बनकर खत्म हो गया और टकराव होते ही पूरी तरीके से धूल फैलने लगा। समुद्र में बाढ़ आ गया। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में धूल और जहरीले गैस के कारण पृथ्वी पूरी तरह से नरक में बदल गई थी। डायनासोर घुटन के कारण मरने लगे, आग की लपटों में मरने लगे थे। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे, जिसके कारण इस विशाल प्रलय से वे बच गए और पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी पूरी तरह से धरती पर नहीं पहुंच रही थी और धरती पर मौजूद पेड़ और जानवर विलुप्त हो चुके थे और पृथ्वी में मौजूद धूल और हानिकारक गैस के कारण फिर से एसिड वर्षा शुरू हो गया। जैसे धरती फिर से ठंडी होने लगी और फिर धरती बर्फ से ढक गई, लेकिन इस बार बर्फ लाखों वर्ष तक नहीं टिका। जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हुआ, धरती ठंडा होने लगा और तापमान कम होने लगा, तो ज़मीन के अंदर के जीव जंतु बाहर आने लगे और पेड़ पौधे फिर से निकलने लगे और ज़मीन की हरियाली फिर से आने लगी और जंगलों में खाने के तलाश में इधर उधर भटकने लगे और पेड़ के ऊपर रहने वाले जानवर धरती की सतह पर जाकर खाने पीने का तलाश करने लगे और पेड़ों के ऊपर बंदर रहता था, वह ज़मीन पर जाकर पैर के बल पर चलने लगे और फिर से आगे चलकर इन बंदरों से हम इंसानों का विकास हुआ। यह इंसान शुरुआत में बंदर के शक्ल के होते थे और खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह आने लगे और वे इस जगह के वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे और फिर फाइनली इंसान की शक्ल के रूप में विकसित हुआ। आज की पृथ्वी को आज के जैसा बनने में करीब 4.5 करोड़ वर्ष का समय लगा, लेकिन हम इंसानों ने इतना पॉल्यूशन फैलाया है जिसके वजह से धरती फिर से गर्म हो रही है और उसका तापमान बदल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में और वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी फिर से अपने आप में परिवर्तन करेगा, फिर से नई प्रजातियों का विकास होगा। इसलिए हम इंसानों को पॉल्यूशन, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए।